हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल के वाइवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है अपने प्रैक्टिकल वाले दिन। कुछ ऐसे टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। ये जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपके वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे तो वाइवा में एक्सटर्नल आपसे सिलेबस, थ्रू आउट सिलेबस कुछ भी पूछ सकते हैं और जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बट फिर भी अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप इजीली आंसर दे पाओगे। सबसे पहले तो आपको कुछ ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। अगर आपने लैब नहीं लगाई, इन केस कुछ ऐसे ऑपरेटर्स है जो हमारे केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं। कई बार एक्सटर्नल आपको यही कह देते हैं कि आपको इस ऑपरेटर्स का नेम बताना है, तो ये ऑपरेटर्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ब्यूरेट, ये ब्यूरेट होती है। देन पिपेट, पिपेट डिफरेंट वॉल्यूम की अवेलेबल होती है लैब्स में। 10 ml वाली पिपेट भी होती है, 20 ml वाली पिपेट भी होती है। तो पिपेट की भी पहचान होनी चाहिए आपको। चाहे 11th क्लास है चाहे 12th क्लास है, टाइट्रेशन की जाती है तो टाइट्रेशन जिस फ्लास्क में होती है वो टाइट्रेशन फ्लास्क होती है। तो टाइट्रेशन फ्लास्क की भी आपको पहचान होनी चाहिए। एक और बात, जब आपने ml लिखना है ना, जैसे पिपेट में या ब्यूरेट की रीडिंग्स लिख रहे हो, m स्मॉल लेटर्स में, l कैपिटल लेटर्स में, ये ध्यान रखना, ऐसे ml नहीं लिखना, ये रोंग है। ml लिखने के लिए m स्मॉल l कैपिटल, क्योंकि जो ये मिली है वो सफिक्स है, वो स्मॉल लेटर्स में आएगा। और मेन यूनिट लीटर है वॉल्यूम की, ऐसा यूनिट लीटर है जो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और जब ग्राम लिख रहे हो, जी लिखना है सिर्फ, GMS इस तरीके से यूज नहीं करना। नेक्स्ट ऑपरेटर्स, फनल, फनल यूज होती है चाइना डिश। इसके अलावा जो सोल्यूशंस बनाने होते हैं, सपोज आपको 250 ml सोल्यूशन बनाना है, 100 ml सोल्यूशन बनाना है, उसके लिए एग्जैक्ट वॉल्यूम चाहिए। अगर हम वॉल्यूम सिलेंडर से मेजर कर रहे हैं ना, वो वॉल्यूम एग्जैक्ट नहीं है, तो उसकी जगह पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज की जाती है जो एग्जैक्ट वॉल्यूम में सोल्यूशन बना कर देते हैं। सो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। सबसे पहले टाइट्रेशन, टाइट्रेशन 11th और 12th दोनों क्लास के सिलेबस में है। तो टाइट्रेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसमें हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, मतलब क्वांटिटी फाइंड करते हैं। सो इट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और ये एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? क्या प्रिंसिपल है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का? हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, ए और बी। इसमें से सपोज मुझे ए की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ए की कंसंट्रेशन नोन नहीं है, बट मुझे बी की कंसंट्रेशन पता है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज नोन। तो इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है, ए और बी को। हमें ए सोल्यूशन का वॉल्यूम तो पता है, हम बी के साथ इसको रिएक्ट करेंगे ताकि हमें ए की कंसंट्रेशन भी पता चल जाए। इसी प्रोसेस को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें हम एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं यूजिंग सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। अब इस प्रोसेस में टाइट्रेशन यूज किया जाता है। टाइट्रेशन में यही होता है, एक सोल्यूशन ब्यूरेट में है, दूसरा सोल्यूशन हमारे पास फ्लास्क में है। मैंने भी दिखाई थी ना ब्यूरेट और फ्लास्क। ब्यूरेट से सोल्यूशन डाल रहे हैं फ्लास्क में, ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट से सोल्यूशन जाएगा फ्लास्क के अंदर, दोनों में रिएक्शन होगी। जो फ्लास्क में सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमें नोन है, जो ब्यूरेट में सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं रीडिंग से। इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग लेकर हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम मोलैरिटी वाले फॉर्मूला में पुट करके कंसंट्रेशन ऑफ अननोन कैलकुलेट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को टाइट्रेशन बोलते हैं। अब हमें कैसे पता चले कितना सोल्यूशन ब्यूरेट से हमने फ्लास्क में डालना है? उसके लिए यूज होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर आपने 10th क्लास में किए भी हुए हैं। इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस है जो कलर चेंज दिखाते हैं एट द एंड पॉइंट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उस वक्त कोई ना कोई कलर में चेंज आता है। ऐसे सब्सटेंस जो कलर में चेंज दिखाते हैं दैट आर नोन एज इंडिकेटर्स। अब एंड पॉइंट वर्ड यूज हुए ना यहाँ पर। एंड पॉइंट क्या होता है? द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट। जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट हुई है उस स्टेज को एंड पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरेट और पिपेट मस्ट बी रिंस्ड विद सॉल्यूशन विद विच दे आर फिल्ड बाय। हमने ब्यूरेट में जो सोल्यूशन डालना है और पिपेट में जो सोल्यूशन डालना है, एक्चुअल रीडिंग लेने से पहले या एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ब्यूरेट और पिपेट को उस सोल्यूशन से रिंस कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई इम्प्योरिटी है या कोई और सब्सटेंस है वो सबसे पहले तो रिमूव हो जाए, नहीं तो वो हमारी रीडिंग में एरर इंट्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये पिपेट होती है ना, पिपेट के लास्ट में एक ड्रॉप हमेशा रह जाती है। कभी भी उस ड्रॉप को ब्लो नहीं करना, ब्लो करके बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो ये एक ड्रॉप है ना, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। सपोज 20 ml की पिपेट है, जितना सोल्यूशन बाहर आना था अपने आप बाहर आ गया। उसके बाद जो लास्ट ड्रॉप बची है ना, वो 20 ml का पार्ट नहीं है, इसीलिए उसको ब्लो नहीं करना। और कभी भी पिपेट को उसके बल्ब से नहीं पकड़ना। बल्ब क्या पार्ट है? ये जो पिपेट है ना, पिपेट का ये बल्ब होता है। कभी भी पिपेट को बल्ब से नहीं पकड़ना। क्यों नहीं पकड़ना? क्योंकि जो हमारे हाथों की हीट है वो ग्लास को एक्सपेंड कर देगी। जो अगर हमने उसको बल्ब से पकड़ लिया ना, तो जो हमारी हाथ की हीट है वो पिपेट में चली जाएगी, वो उसकी ग्लास को एक्सपेंड कर देगी
और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से एरर आ जाएगी एक्सपेरिमेंट में। इसलिए कभी भी पिपेट को बल्ब से नहीं पकड़ना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं, किसी ना किसी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लो। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कितने मोल्स सोल्यूट के डाले हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यूनिट्स यहीं से बन गई मोल पर लीटर। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास होता है, यूनिट्स मोल पर केजी। और मोलैरिटी और मोलैलिटी में से विच इज प्रेफर्ड, जो मोलैरिटी है ना वो टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। आज हमने सपोज 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाया, कल को टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज आ गया तो मोलैरिटी बदल जाएगी। बट मोलैलिटी डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, इसीलिए मोलैलिटी इज प्रेफर्ड। मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, कितना सोल्यूट ग्राम में लिया पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है सोल्यूट का, उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं और यूनिट्स है ग्राम पर लीटर। ये 3-4 डेफिनेशंस, मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, इनकी यूनिट्स किसे प्रेफर किया जाता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो ध्यान में रखना। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, यही टाइट्रेशन ही है जिसमें हम एक सोल्यूशन जिसकी हमें कंसेंट्रेशन एक्यूरेटली पता है उसको रिएक्ट करवाते हैं उस सोल्यूशन के साथ जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसकी कंसेंट्रेशन नहीं पता उसकी कंसेंट्रेशन को फाइंड करना। अब हमारे पास जो सोल्यूशन जिसकी हमें कंसेंट्रेशन पता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसेंट्रेशन, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें अच्छे से पता है। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन 2 टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जिसकी स्ट्रेंथ एक्यूरेटली नोन है, सेकेंडरी जिसकी एक्यूरेटली नोन नहीं है, जिसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी सोल्यूशन की हेल्प से सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। रिएजेंट ऑफ नॉन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेंट। हम रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज हम ऑक्सैलिक एसिड और NaOH इन दो के बीच में रिएक्शन कर रहे हैं, हमें NaOH की कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है और जो ऑक्सैलिक एसिड है उसकी कंसेंट्रेशन नोन है। तो एक सोल्यूशन हो गया जिसकी कंसेंट्रेशन नोन है, दूसरा सोल्यूशन हो गया जिसकी कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है। जिस सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन नोन है ना उसे टाइटरेंट बोलेंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या हुआ, टाइटरेंट, और NaOH क्या हुआ, टाइटरेंट, जिसको हमने टाइटरेट करके जिसकी कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के नेम में, ध्यान रखना, टाइटरेंट और टाइटरेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं, कलर्ड और कलरलेस सोल्यूशन में से मिनिस्कस कौन सा देखा जाता है। अब मिनिस्कस होता क्या है, ये आपको 2 कर्व्स दिख रहे हैं, एक ये कर्व है एक ये कर्व है, इसे बोलते हैं लोअर मिनिस्कस और इसे बोलते हैं अपर मिनिस्कस। क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन है तो आप कौन सा मिनिस्कस देखोगे और कलर्ड सॉल्यूशन है तो कौन सा मिनिस्कस देखोगे। अगर सॉल्यूशन कलरलेस है, एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कलरलेस होता है, उस केस में हम लोअर मिनिस्कस देखते हैं। और KMnO4, KMnO4 पर्पल कलर का है, हाईली कलर्ड सॉल्यूशन है, उसमें हम अपर मिनिस्कस देखेंगे। वाई, क्योंकि कलरलेस सॉल्यूशन का लोअर मिनिस्कस इजीली विजिबल होता है और कलर्ड सॉल्यूशन का अपर मिनिस्कस इजीली विजिबल होता है, इसीलिए कलरलेस का लोअर मिनिस्कस देखा जाता है और कलर्ड का अपर मिनिस्कस देखा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके प्रैक्टिकल्स में यूज हो रहे हैं, ये फॉर्मूलाज भी जरूर पूछते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH ट्वाइस डॉट 2H2O। फॉर्मूला बनाकर दिखाती हूँ, C डबल बॉन्ड OOH, ये एक और कार्बन से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड OOH, और इसके साथ 2H2O अटैच है। ये 2H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है एक फॉर्मूला यूनिट के साथ। तो ऑक्सैलिक एसिड में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट मोहर सोल्ट, मोहर सोल्ट का फॉर्मूला क्लास में 3-4 बच्चे जरूर होंगे जिनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, NH4 ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O। ये फॉर्मूला है मोहर सोल्ट का, और ये ध्यान रखना मोहर सोल्ट इज अ डबल सोल्ट। अभी डिफरेंस भी बताऊंगे, डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में क्या डिफरेंस है, ये याद रखना है। मोहर सोल्ट इज डबल सोल्ट, फॉर्मूला देख के पता चल रहा है इसमें 2 सोल्ट्स है, सो इट इज डबल सोल्ट, और इसमें 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। देन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला KMnO4, कलर पर्पल कलर का होता है, हाईली कलर्ड सोल्यूशन है, पर्पल कलर का सोल्यूशन बनता है। और इसका कलर पर्पल क्यों है, वैसे तो काफी सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो कलर होता है वो DD ट्रांजिशन की वजह से होता है, बट जो KMnO4 है उसमें Mn की स्टेट है Mn7 पॉजिटिव, निकाल कर देख लो। पोटेशियम की +1,
मैंगनीज की x मान लेती हूँ, प्लस 4 इंटू -2, ऑक्सीजन की स्टेट -2 है, इज इक्वल टू 0, 1 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। 7 स्टेट में तो मैंगनीज के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो डी ट्रांजिशन की तो बात ही नहीं। तो कलर किस वजह से है KMnO4 का? कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो KMnO4 का सोल्यूशन है वो कलर, और चार्ज ट्रांसफर है कौन सा? लिगेंड टू मेटल। लिगेंड से चार्ज ट्रांसफर होता है मेटल पर, जिसकी वजह से कलर आता है। अब आपके पास डिफरेंट टाइट्रेशंस हैं, आपके पास कौन सी टाइट्रेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना, जो भी आप अपने आंसर शीट में प्रैक्टिकल लिख रहे हो उससे रिलेटेड बातें आपको पता होनी चाहिए कि आपने कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। एग्जामिनर आपकी शीट आपसे पकड़ लेंगे और आपसे पूछेंगे आपके पास कौन सी टाइट्रेशन आई है, तो आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सी टाइट्रेशन परफॉर्म करी है, KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड करी है या मोहर सॉल्ट की है। तो ये याद रखना आपने अपनी आंसर शीट में कौन सी टाइट्रेशन लिखी है। तो अगर आपके पास KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड है तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहला, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन परमैंगनेट टाइट्रेशन। ये जो परमैंगनेट टाइट्रेशन है, KMnO4 की टाइट्रेशन है, उसमें इंडिकेटर यूज हुआ है? आंसर दोगे नो इंडिकेटर इज यूज्ड, कोई इंडिकेटर यूज नहीं हुआ, क्योंकि KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, खुद एक इंडिकेटर है, कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड पॉइंट क्या है? कलरलेस टू लाइट पिंक। कलर चेंज होगा टाइट्रेशन के वक्त, कलरलेस टू लाइट पिंक, अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर एंड पॉइंट बता रहा है। और जो ये KMnO4 वाली टाइट्रेशन है ना, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। रिडॉक्स पता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो, तो होता क्या है रिडॉक्स टाइट्रेशन? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा आपको जो रिएक्शंस है टाइट्रेशन में, जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन भी लिखवा लेते हैं टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी लिखवा लेते हैं, तो आपको केमिकल रिएक्शन लर्न होनी चाहिए। और क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना, हमें हीट करना पड़ता है ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन को अप टू 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। क्या पर्पस है हीटिंग का? अगर तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहे हो तो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है, इतनी स्लो रिएक्शन है कि टाइम बहुत ले लेगी, तो इस वजह से इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, इसी वजह से हीटिंग की जाती है। तो ये याद रखना कि ऑक्सैलिक एसिड वाली रिएक्शन हीटिंग से हो रही है ताकि जो रिएक्शन है वो फास्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब भी हम KMnO4 की टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं। क्या पर्पस है डाइल्यूट H2SO4 का? जो KMnO4 है ना वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर H2SO4 नहीं डाला तो KMnO4 रिड्यूस हो जाएगा MnO2 में, MnO2 बन जाएगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होते हैं MnO2 के, तो ये ना हो इसके लिए हम H2SO4 डालते हैं ताकि जो KMnO4 है वो MnO2 में कन्वर्ट ना हो। अब अगर आपके पास मोहर सॉल्ट है ना, तो मोहर सॉल्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछते हैं? एक तो इसका फॉर्मूला, दूसरा बताया था मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है, तो डबल सॉल्ट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स टेकन टुगेदर एज अ सिंगल सब्सटेंस। जब दो सॉल्ट्स मिक्स होकर सिंगल सब्सटेंस की तरह काम कर रहे हैं ना, उसे डबल सॉल्ट बोलते हैं। अब डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में फर्क क्या है? डबल सॉल्ट का एग्जांपल तो यही हो गया मोहर सॉल्ट। फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, NH4 ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O। ये एक डबल सोल्ट है जिसमें दो सोल्ट्स टुगेदर क्रिस्टलाइज हो रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा, जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जिसके साथ कुछ लिगेंड्स अटैच होते हैं। एग्जांपल K4FeCN6। ये एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। जब मोहर सोल्ट की आयनाइजेशन होती है ना, सारे के सारे आयंस मिलेंगे, NH4 पॉजिटिव भी मिलेगा, SO4 नेगेटिव भी मिलेगा, Fe2 पॉजिटिव भी मिलेगा, मतलब ये कंप्लीटली आयनाइज होता है। बट जब कॉम्प्लेक्स सोल्ट आयनाइज होगा ना, K पॉजिटिव आयन तो मिल जाएगा, बट ये जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 नेगेटिव, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अनायन डिसोशिएट होगा, आयरन और साइनाइड आयन अलग से आयनाइज नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना, डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में डिफरेंस पूछ लेते हैं। अब मोहर सोल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन की? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव स्टेट में आयरन एग्जिस्ट करता है इन मोहर सोल्ट। जब मोहर सोल्ट और KMnO4 की रिएक्शन कर रहे हैं उस वक्त भी सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। क्या फंक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का? जो Fe2 पॉजिटिव है उसको हाइड्रोलाइज होने से ये रोकता है, नहीं तो Fe2 पॉजिटिव की हाइड्रोलिसिस हो जाए, क्योंकि जो KMnO4 है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। और ऑक्सैलिक एसिड वाली रिएक्शन को तो हीट करना पड़ता है, बट अगर आप मोहर सोल्ट के साथ टाइट्रेशन कर रहे हो ना, कोई हीटिंग की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन पहले ही फास्ट है।
रूम टेम्परेचर पर ही सही स्पीड से हो रही है तो हम हीट क्यों करेंगे, तो इसलिए इसमें हीटिंग नहीं की जाती। अब मैंने आपको बताया एसिड डालने, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं हम, क्या हम नाइट्रिक एसिड या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हैं? नहीं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाई नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट यूज्ड, क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि नाइट्रिक एसिड है जो वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसलिए प्रिवेंट किया जाता है क्योंकि वो KMnO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए H2SO4 डाल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं डाल सकते। ठीक है। और अगर आपने कभी मोहर सोल्ट प्रिपेयर किया हो, जब हम मोहर सोल्ट प्रिपेयर करते हैं उस वक्त भी डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। उस वक्त क्यों डाइल्यूट H2SO4 डाला? टू प्रिवेंट फेरस सल्फेट फ्रॉम हाइड्रोलाइजिंग, कि जो मोहर सोल्ट है उसमें जो आयरन सल्फेट प्रेजेंट है उसकी हाइड्रोलिसिस ना हो। रिपीटेड ही क्वेश्चन है, बस आपको डिफरेंट फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि H2SO4 के क्या क्या यूजेस हैं। अब अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको एसिड बेस टाइट्रेशन करनी होती है। एसिड बेस टाइट्रेशन में NaOH के ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इस केस में इंडिकेटर क्या यूज होता है? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। कौन सा सोल्यूशन ब्यूरेट में लेना है और एंड पॉइंट क्या होगा? NaOH के सोल्यूशन को ब्यूरेट में ले रहे हैं और एंड पॉइंट इज अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर, कलरलेस टू पिंक। जब सोल्यूशन कलरलेस से पिंक होता है उस वक्त हम कहते हैं कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है और एंड पॉइंट अटेन हो गया। और जब भी आपने कोई टाइट्रेशन करनी है ना, टाइट्रेशन के अपनी आंसर शीट में क्या लिखोगे? एम होना चाहिए, केमिकल्स यूज्ड, अपरेटस यूज्ड, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन है आयनिक फॉर्म में हो या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस हो, रिएक्शंस जरूर होनी चाहिए और करेक्ट रिएक्शन। इसके बाद इंडिकेटर यूज्ड, कौन सा इंडिकेटर हमने यूज किया है, एंड पॉइंट क्या है, फिर उसके बाद रीडिंग्स। जब आपने रीडिंग लिखनी है बहुत सही से रीडिंग लिखनी है, कोशिश करनी है बिल्कुल भी कटिंग ना हो आपकी आंसर शीट पर। जो रीडिंग्स लिखनी है उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पिपेटेड, जो आपने सोल्यूशन पिपेट किया उसका वॉल्यूम क्या था, सोल्यूशन इन पिपेट क्या लिया है, सोल्यूशन इन ब्यूरेट, ब्यूरेट में कौन सा सोल्यूशन लिया है, ये बहुत अच्छे से मेंशन करना है अपनी आंसर शीट पर। और फॉर्मूला, जो कैलकुलेशन के वक्त फॉर्मूला है वो नहीं भूलना, फॉर्मूला भी आपकी आंसर शीट पर होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला वाइवा में पूछा जाता है दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी, जो आपने कैलकुलेशन से मोलैरिटी निकाल ली है, इनटू मोलर मास। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी वाइवा में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल आता है वो सोल्ट एनालिसिस का आता है। अब सोल्ट एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आपके पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं, कटायंस अनायंस के पर्टिकुलर टेस्ट्स हैं। तो मैं आपको जनरल क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं सोल्ट एनालिसिस में से, किसी कटायन अनायन के बारे में अभी नहीं बता रही। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो पूछ लेते हैं एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं एसिडिक रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है। तो जो एसिडिक रेडिकल है ना, दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, मतलब अनायन है। एसिडिक रेडिकल नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है और बेसिक रेडिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, दैट इज कटायन। बेसिक रेडिकल होगा कटायन, एसिडिक रेडिकल होगा अनायन। आपको जो भी सोल्ट मिला है उससे रिलेटेड टेस्ट आपको पता होने चाहिए। वही वाले टेस्ट अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो वाइवा के लिए, जो सोल्ट आपको मिला हुआ है, मतलब आपने कॉपी पे तो लिख लिया कि आपको कौन सा सोल्ट मिला है, जो आपने कॉपी पे टेस्ट लिखा है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने आंसर शीट में अपने कटायन और अनायन के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, याद करने का तरीका, ए से अनायन, ए से एसिडिक रेडिकल, तो एसिडिक रेडिकल्स आर अनायन और बेसिक रेडिकल्स आर कटायन। अब जो ये सोल्ट एनालिसिस है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें हम सिर्फ कटायन या अनायन की पहचान कर रहे हैं, कौन सा कटायन और अनायन प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, क्वांटिटी मेजर नहीं कर रहे। तो रेडिकल क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है देन इट इज बेसिक रेडिकल, अगर नेगेटिव चार्ज है देन इट इज एसिडिक रेडिकल। अब कुछ क्वेश्चंस क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? ये एक टेक्निक है जिससे हम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इट इज अ टेक्निक फॉर रैपिड एंड एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे जो वर्ड क्रोमा है ना, क्रोमा वर्ड का मतलब है कलर, तो ये ज्यादातर कलर कंपाउंड्स को सेपरेट करने में यूज होती है टेक्निक। बेसिस क्या है? डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। सपोज मेरे पास मिक्सचर है 3 कंपोनेंट ए बी सी का। अब ये तीनों कंपोनेंट की स्पीड डिफरेंट है किसी एक स्टेशनरी फेस पर। जैसे मैंने एक पेपर लिया, अगर आपने क्रोमेटोग्राफी की हुई है आपको पता होगा पेपर के ऊपर हम
स्पॉट लगाते हैं, सपोज 3 कलर की डॉट्स लगा दी, तीनों कलर की स्पीड पेपर के ऊपर डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से वो आगे पीछे हो जाएंगी और सेपरेट हो जाएंगी। अब इसमें दो चीजें होती है, मूविंग फेज एंड स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज तो पेपर है, जिस पेपर के ऊपर हमने डॉट लगाई है, जो कि सेलुलोज का बना हुआ पेपर है। वाटर एब्जॉर्ब्ड ऑन सेलुलोज एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। और जिस सॉल्वेंट में हमने पेपर को डिप किया है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर को डिप किया है, वो सॉल्वेंट पेपर के ऊपर मूव कर रहा है। सो जो सॉल्वेंट है वो मूविंग फेज है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, आरएफ वैल्यू निकालते हैं, आरएफ की फुल फॉर्म रिटेंशन फैक्टर। इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय सोल्यूट फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अभी बताती हूँ डायग्राम में कि आरएफ होता क्या है। पहले एडवांटेज देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की ओवर अदर टेक्निक्स। क्या एडवांटेज है क्रोमेटोग्राफी का? जितने मर्जी कंपोनेंट हो, एक मिक्सचर है मेरे पास, चाहे 10 कंपोनेंट का मिक्सचर क्यों ना हो, मैं 10 के 10 को सेपरेट कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस भी अवेलेबल है ना, एक डॉट ही तो लगानी है, बहुत कम क्वांटिटी में भी मिक्सचर अवेलेबल है, तब भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, देखो ये पेपर है क्रोमेटोग्राफी पेपर, उसको हमने सोल्यूशन में डिप किया। जहां पर सोल्यूशन यहां तक सॉल्वेंट है मेरे पास, ये जो सॉल्वेंट है या वाटर है उसका मार्क लगा लिया, सॉल्वेंट का मार्क। ये ब्लैक इंक है, हमें चेक करना है इस ब्लैक इंक में कितने कलर्स है। हमने इसको सॉल्वेंट में रख दिया। जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, जितने भी कलर्स है वो सभी कलर सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। क्यों सेपरेट होंगे? क्योंकि सबकी स्पीड डिफरेंट है। जब क्रोमेटोग्राफी खत्म होगी, यहाँ तक लेवल पहुंच गया, तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट शुरू हुआ यहाँ से यहाँ तक, सॉल्वेंट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अगर सपोज मैं ये कंपोनेंट ए, इसके लिए आरएफ निकाल रही हूँ, कंपोनेंट ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दोनों का रेशियो लूंगी तो मुझे आरएफ पता चल जाएगा ए के लिए। ऐसे बी के लिए भी रेशियो ले लेंगे, सी के लिए भी रेशियो ले लेंगे, तो इस तरीके से हम आरएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स जो आपने प्रैक्टिकल वाइवा के टाइम याद रखनी है। एक तो अपना प्रोजेक्ट वर्क जरूर साथ लेकर जाना है, और आपको आपके प्रोजेक्ट वर्क का एम पता होना चाहिए। आपसे एक्सटर्नल फाइल ले लेंगे और पूछेंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट वर्क बनाया है वो कौन से टॉपिक पर बनाया है। तो ये ना हो कि आपको एम ही ना याद आए उस वक्त, एग्जैक्ट एम याद करके जाना है। जो भी प्रोजेक्ट वर्ड है, वैसे तो पूरा पढ़ के जाओ अपने प्रोजेक्ट वर्क को, जो भी आपने उसके अंदर लिखा है उसके बारे में आप फेमिलियर हो, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज्ड हैं। अदरवाइज एम तो 100% आपको अच्छे से आना चाहिए। देन बात करते हैं आंसर शीट के बारे में। आंसर शीट आपकी नीट होनी चाहिए, कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, और क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना है, जो भी क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन पेपर पर मिलेगा। और साथ में जो शीट मिल रही है आपको, उस पे आपने अपने आंसर्स कंप्लीट करना है, तो पहले ही स्पेस मैनेज करके चलना। लैब कोट लेकर जाना, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो लैब कोट मस्ट होना चाहिए। प्रैक्टिकल फाइल्स टीचर के साइन होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें जो है वो आपने बहुत याद से कैरी करके जानी है, ताकि आपको वाइवा वाले दिन कोई दिक्कत ना आए। बाकी सिलेबस रिवाइज करके जाओ, क्योंकि सिलेबस में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार आपसे भी पूछ लेंगे आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत हैं, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।